जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस चैनल से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। प्रॉपर ऐसे फॉर्मेट पर, निबंध के प्रॉपर फॉर्मेट पर ये वीडियो किसी अन्य चैनल से अपलोड करने का अधिकार नहीं है किसी को। मैं किसी एकेडमी के लिए काम नहीं करता, मैं किसी के यहाँ काम नहीं करता, मेरी कोई ब्रांच नहीं है। शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद, E171 शास्त्री नगर गाजियाबाद 9810257742 केवल एकमात्र यही कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। कॉलिंग टाइम केवल 4 से 5 बजे शाम को है। कोशिश करिए केवल व्हाट्सएप करिए, कॉलिंग ना करें। कोई मटेरियल नहीं बेचा जाता मेरा किसी भी वेबसाइट पर, ना नोट्स, ना टेस्ट सीरीज, ना कुछ, नथिंग। मैं यहाँ निःशुल्क पढ़ाने के लिए हूँ और उस भावना को बनाए रखिए। तो मैं सिर्फ 2010 का मैंने एक पेपर ओपन किया हुआ है आईएएस का, क्योंकि मैं पिछले निबंध के पेपर्स में बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। निबंध के वीडियोस में आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। अगर आप देखेंगे तो बेटर होगा। निबंध का एक लाइव क्लास भी पड़ा हुआ है, जो मैं यहाँ क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बाइलिंगुअल, दोनों भाषाएं एक साथ बोलते हुए। वो क्लास भी निबंध का लाइव पड़ा हुआ है। देखिए, प्रॉपर फॉर्मेट जैसा कुछ भी फॉर्मेट नहीं होता। मेरे वीडियोस में आपको यही विशेषता मिलेगी कि मैं उन सब से हट के हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो कभी पास नहीं हुए। तो जो एक सामान्य हवा चली होती है ना हर जगह, कि ऐसा सुना है, आप लोग जब कहते हैं ऐसा सुना है, तो आपके परिवार में ऐसे भैया होते हैं जो कभी पास नहीं हुए, आपके परिचितों में ऐसे दोस्त होते हैं जो कभी पास नहीं हुए। वही लोग आपको ये सब बातें बताते हैं। या आप किसी नगर वगर में कहीं पे पढ़ते हैं, किसी दिल्ली की किसी जगह, वहाँ पर आप पढ़ते हैं, तो आपको ये हवा जो है गलियों में बहती दिखाई देती, सुनाई देती है कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेना, कि फलाने की पॉलिटी पढ़ लेना, कि फलानी कोचिंग का टेस्ट सीरीज कर लेना, कि ये करना। ये सब हवाएं केवल उनके पक्ष में होती हैं, आपके पक्ष में नहीं। मैं बिल्कुल अलग ढंग से आपको बताता हूं, क्योंकि सक्सेसफुल बहुत थोड़े लोग होते हैं, फेल लोग बहुत ज्यादा होते हैं। 10-11 लाख बैठते हैं तो 10,000-1,1100 लोग पास होते हैं। ईश्वर कृपा है कि मैं उनमें से हूं जो पास होते हैं। तो मेरी बताई हुई बात डिफरेंट तो होगी ही। ऐसे का कोई फॉर्मेट नहीं होता, ऐसे जिस तरह का होगा वैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर प्रस्तावना, उपसंहार, शरीर नहीं होता ऐसे का। यहाँ एक बात होती है, जिस नेचर का ऐसे है वैसा ही होगा। देखिए, 4 ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ। भूगोल यथावत रह सकता है, इतिहास के लिए आवश्यक नहीं है। भूगोल यथावत रह सकता है, इतिहास के लिए यह आवश्यक नहीं है। इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। ज्योग्राफी में रिमेन द सेम, हिस्ट्री नीड नॉट। ये 2,500 वर्ड के निबंध हैं, 2500 शब्दों का निबंध इस पर लिखना था, और ये जो है 200 नंबर 3 घंटे में लिखना था। ये 2010 की बात है। 2013 से पैटर्न थोड़ा बदला है, और अब निबंध 1200 शब्द के 2 आते हैं। बात इतना ही, लिखवा तो इतने ही लेंगे आपसे। दूसरा है, क्या देश के जनजातीय क्षेत्रों में सभी नूतन खननों पर अधिस्थगन लागू किया जाना चाहिए? हिंदी में। इंग्लिश में है, शुड ए मोरेटोरियम बी इम्पोज्ड on all fresh mining in tribal areas of the country? थर्ड क्वेश्चन है, प्रिपेयर्डनेस ऑफ अवर सोसाइटी फॉर इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप रोल। फोर्थ है, फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन फिलेंथ्रॉफी टू गेट्स बफे मॉडल, ए न्यू प्रोग्रेशन और ए पैराडाइम शिफ्ट। अपने आप में भाषा देखिए आप, ऐसे निबंध आपको कभी नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। ये आईएएस का निबंध है। एक पारंपरिक भारतीय परोपकारिता से गेट्स बफेट मॉडल तक एक सहज प्रगमन या एक रूपावली अंतरण। तीसरा निबंध जो था वो ये था, भारत की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका के लिए हमारे समाज की तैयारी। अब अगर ये निबंध देखा जाए तो इनमें कोई एक फॉर्मेट लागू नहीं होगा। हम ये कहें कि एक फॉर्मेट से हम सारे निबंध लिख सकते हैं तो नहीं होगा। दिमाग 10 जगह दौड़ेगा। जब इनको लिखवाया जाएगा, लिखा जाएगा, आप एग्जाम में लिखेंगे, मैं क्लास में लिखवाऊंगा, तो इन निबंधों को लिखवाने में बिल्कुल एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है आईएएस की सक्सेस के लिए। निबंध में 85% से ऊपर मार्क्स मुझे मिले हैं, आपको भी मिलेंगे अगर आप मेरे ही तरीके पर करेंगे। और जब आप निबंध में 85% से ऊपर पाते हैं तो जब आप सफल होते हैं, डेफिनेटली तभी पाएंगे आप जब आप सफलता के आपके लक्षण होंगे, तो आप बहुत ऊंचे पद पे पहुंचेंगे। वरना छोटे मोटे पदों में पड़े रहेंगे। अगर निबंध में नंबर अच्छे नहीं होंगे, बाकी में अगर अच्छे हुए तो पास तो हो जाए, लेकिन बहुत छोटे पदों पर रहेंगे। आईएएस करना ना करना बराबर रहेगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम से बहुत सारे पद मिलते हैं। 24-25 तरह की पोस्ट होती हैं, उनमें से कुछ छोटे कुछ बड़े।
तो ये यहाँ पर जो है एक भारतीय परोपकारिता से गेट्स बफेट मॉडल तक एक सहज प्रगमन या रूपावली अंतरण, इंग्लिश में फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन फिलेंथ्रोपी टू गेट्स बफेट मॉडल, ए नेचुरल प्रोग्रेशन और ए पैराडाइम शिफ्ट। मुझे लिखना होता तो मैं यही निबंध लिखता, क्योंकि इसको ज़्यादातर लोगों के तो पल्ले ही नहीं पड़ता कि पूछ क्या रहे हैं, ये पूछा क्या जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये लिखता, और जब मैं ये लिखता तो मुझे सबसे अलग घट के नंबर मिलते। दूसरा, अगर सेकंड चॉइस होती मेरी, तो मैं लिखता प्रिपेयर्डनेस ऑफ आवर सोसाइटी फॉर इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप रोल। क्या हमारा भारतीय समाज जो है वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार है। माइनिंग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि नहीं, मेरे इंटरेस्ट का विषय नहीं है, तो मैं इसको नहीं लिखता। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेरे कतई रुचि का विषय नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिखता। ज्योग्राफी में रिमेन द सेम, हिस्ट्री नीड नॉट, बहुत अच्छा विषय है, मैं इसको भी लिख सकता था, लेकिन इसको काफ़ी लोग लिखने का ट्राई करेंगे, हालांकि गलत तरीके से लिखेंगे। काफ़ी लोग इसको लिखेंगे लेकिन गलत लिखेंगे। चौथे निबंध से चलते हैं मेरे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन फिलेंथ्रोपी माने ये होता है परोपकारिता, व्यापार की परोपकारिता। एक तो परोपकारिता होती है कि मेरे पास 2 रोटी हैं, कोई भूखा आ गया, मैंने दोनों रोटी दे दी, दिस इज नॉट फिलेंथ्रोपी। ये जो है भारतीय परोपकारिता की बात, और आजकल बिल गेट्स और वारेन बफेट मॉडल जो है, अब अगर आपको बिल गेट्स और वारेन बफेट के बारे में नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। वारेन बफेट बिल गेट्स जितना ही अमीर व्यक्ति है अमेरिका का, और उनका मानना है कि सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती। बिल गेट्स बफेट मॉडल यही है कि सफलता केवल धन से नहीं नापी जाती, ये इससे नापी जाती है कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं। पूंजीवादी देश में ये अवधारणा एक नई अवधारणा है। तो इस अवधारणा के अंतर्गत ये पूछा गया, वो भी 2010 में पूछा गया था, जब लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। आज भी आप लोग नहीं जानते, आप लोगों से बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में। ये है पैसे कमाओ और खर्च करो। अभी मैंने कल ही परसों क्लास में मैंने कहा था कि सरकारी अनाथालय खोलने से अच्छा है, सरकारी वृद्धाश्रम खोलने से अच्छा है, यानी जिनमें इतना करप्शन होता है फ्री फ्री वो के चक्कर में, इससे बेहतर ये कोई कंपनी अनाथालय खोले, दान ले लोगों से, काफ़ी संसार भर से जहाँ अपील करे और उसको दान ले, और कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। अभी परसों बात हो रही थी इसी बात की, और कंपनी टोटली प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, मतलब उसको धन कमाना है निश्चित रूप से। इस उद्देश्य, व्यापार का उद्देश्य धन कमाना होता है, तो वो धन कमाए, लेकिन वो अनाथालय खोले, वृद्धाश्रम खोले, विधवाश्रम खोले। मैं खोलना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं इस सेंस में जैसे शोरूम खोले, दुकान खोले, इस तरह की चीजें। अभी तो मैं थॉट दे रहा हूं आपको। तो इसी तरह से ये फिलेंथ्रोपी है, वो पैसा कमाने के लिए। मान लीजिए दान आता है, चंदा आता है, सब कुछ आता है, मान लीजिए 2 करोड़ रुपए आया, और अगर आश्रम चलाने पर 1 करोड़ खर्च होता है तो 1 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हो गया। नथिंग इज रॉन्ग इन दिस। 1 करोड़ का दान तो हो रहा है। हमारे यहाँ तो चंदे के बल पे चलते हैं, और उसमें भी पदाधिकारियों को भी तनख्वाह देने का प्रोविजन नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी भी है उनमें सब नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे भाई क्यों नो प्रॉफिट नो लॉस? मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं इतना सारा टाइम दे रहा हूँ, अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहा हूँ तो मैं बच्चे अपने कहाँ से पालूंगा, मैं अपना घर कहाँ से चलाऊंगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मैं तनख्वाह तो लूंगा ही नहीं। हमारे यहाँ ये व्यर्थ की निरर्थक समाजवादी कंसेप्ट जो चलती है, इसी में देश चौपट हुआ है और होता जा रहा है निरंतर। सतर्क हो जाइए कि देश चौपट हो रहा है डेफिनेटली। ये जीडीपी बढ़ने से कुछ नहीं होता। खुद गेट्स बफेट मॉडल भी यही कह रहा है कि खाली जीडीपी बढ़ने से कुछ नहीं होता। मुख्य बात यह है कि हम अपने जीवन से जो है जो अभी मैंने कहा कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं, कि हम अपने जीवन से ये सब चीज़ें समाप्त करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें क्यों समाप्त हो रही हैं? क्योंकि हमें जहाँ धन चाहिए वहाँ हमें रोक दिया जाता है कि नहीं, खबरदार पैसा को हाथ मत लगाना। तो हम चोरी से कमाएंगे, भ्रष्टाचार से कमाएंगे, ये सब करेंगे। अरे सीधी सादी बात यह है कि चंदा लेना कोई लोग चंदा दे रहे हैं, अपनी पसंद से दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं, वो दें। 2 करोड़ रुपए चंदा लिया, 1 करोड़ रुपए से भलाई की, 1 करोड़ में अपनी कंपनी की तनख्वाहें बांटी और अपना लाभ कमाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही मॉडल है ये कि व्यापार करो ज्यादा से ज्यादा और परोपकार भी करो। हमारे यहाँ व्यापार करना भी गुनाह है कि इतना टैक्स, उतना टैक्स, उतना टैक्स, उतना टैक्स, ये सारा टैक्स तो है ना। ऊपर से आजकल जो है लाद दिया गया व्यापारियों को कि आपको सीएसआर भी करना पड़ेगा। जबरदस्ती डंडा लेके सीएसआर करवाया जा रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, वो भी करवाया जा रहा है। प्रॉफिट भी मत कमाओ, इनकम टैक्स भी दो, सर्विस टैक्स भी दो। अब तो चलो जीएसटी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आयकर तो है ही है, कॉर्पोरेट टैक्स तो है ही है, सब सब चीजें हैं।
ये सब भी दो, अरे भाई इसी को कम कर दो। तो बात ये है ना, ये अब इसको अगर हमें लिखना है तो हम इसको सीधे स्टार्ट करेंगे कि भारतीय संस्कृति में परोपकार की परंपरा रही है। अब भारतीय संस्कृति में परोपकार की परंपरा कहाँ रही है, इसको हम कहाँ बताएंगे कि भारतीय संस्कृति में परोपकार क्या है। हमारी संस्कृति का परोपकार यह है कि अगर हमारे पास 2 रोटी है और अगर भूखा आ जाता है तो वो 2 रोटी भी हम उसको देने को तैयार हैं। हम भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन अतिथि न खा ली जाए, अतिथि को हम भरे पेट ही भेजेंगे। हमारी संस्कृति की परंपरा ये है। और जो पूंजीवादी परंपरा है वो ये है कि मैं भी भरपेट खाऊंगा और अतिथि को भी खिलाऊंगा। मैं इतना कमाऊंगा कि अतिथि को खिला सकूं, मैं इतना कमाऊंगा कि अपना लाभ अर्न कर सकूं और दूसरे का भलाई भी कर सकूं। बेसिक थीम ये है, इस पे लिखना है हमें, 2500 शब्द लिखना है इस पे। तो इसका मतलब ये है कि हमें बाकायदा भारतीय फिलेंथ्रोपी के ऊपर पूरा लिखना है, कहानियां नहीं लिखनी है, सिद्धांत लिखने हैं। सिद्धांत जो लिखने हैं तो हम कौटिल्य से अगर स्टार्ट कर दें, यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिख के, इसका थीम लिख के कि इस निबंध का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर ये बताया गया है कि भारतीय परोपकारिता और पश्चिमी परोपकारिता, अमेरिकन परोपकारिता, पूंजीवादी परोपकारिता में फर्क क्या है। तो पहले तो हम भारतीय परोपकारिता के ऊपर भारतीय कल्चर की बात करें, ये बताएं कि हमारे यहाँ दान का महत्व क्या है। अगले पैराग्राफ से हम स्टार्ट करें कि दान का महत्व क्या है। याद रखिए, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। मैं फिर कहूंगा, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ऐसा कोई, वो तो आदि अंत सभी का होता है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया। स्मूथली स्टार्ट होना चाहिए, इसके बाद बॉडी होना चाहिए निबंध की, और स्मूथली खत्म हो जाना चाहिए। बस इसी को आप फॉर्मेट कहना चाहें तो कह लीजिए, आपकी मर्जी। देयर इज नो फॉर्मेट, क्लियर कट फ्री फ्लोइंग थॉट्स हैं एकदम, ये लिखते जाइए, लेकिन कनेक्टेड हों सारे। तो हम ये लिखेंगे कि हमारे यहाँ दान का महत्व क्या है। येन केन विधि करे दान करे कल्याण, दान कल्याण ही करता है। दान किसको करें, इसके ऊपर दान की महिमा, ये सब करते हुए फिर हम बताएं, कौटिल्य पर आए। राजा के कर्तव्य, राजा को दान कहाँ करना चाहिए, राजा को प्रजा के लिए दान कहाँ निकालना चाहिए, इसकी बात करें। फिर इसके बाद जब हम कौटिल्य की बात करते हैं तो हम गुप्त सम्राटों का, या कही कि जिसके भी हमें दान पत्र पता हो, जो ताम्र पत्र हैं जिसमें दान दिया गया है, उन ताम्र पत्रों का उल्लेख करें कि उसमें किस किस दान का उल्लेख है। गांव के गांव दान किए जाते थे। दान करने में दान के अधिकारी भी होते थे, कुछ राज अधिकारी होते थे जो दान को देखा करते थे। धर्माधिकारी भी होते थे जो धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त किए जाते थे। ये मुस्लिम पीरियड में भी होते थे, मुहतसिब होते थे धर्माधिकारी, जो हिंदू पीरियड में होते थे, गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड वगैरह में, फिर मुस्लिम पीरियड में भी होने लगे। तो इसी प्रकार से हम भारतीय भूमि की बात अगर करते हैं तो इस्लाम को भी हमें बताना चाहिए। इस्लाम में भी जो है वो दान के लिए ज़कात का प्रोविज़न है। हिंदू धर्म में दान के लिए कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन हम इस तरह से बता सकते हैं कि किस प्रकार के तमाम दान पत्रों में कौन कौन से राजाओं ने दान किए। यानी कि दान पत्रों का अगर हम उल्लेख करें तो हम समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति देखें, या चंद्रगुप्त का स्तंभलेख देखें, या उत्तर मैरूर का शिलालेख देखें, अशोक के शिलालेख देखें, अशोक के प्रीचिंग्स देखें, बुद्धिज्म में दान के बारे में देखें कि दान क्या है। दान संपत्ति का अपने पास से निष्कासन है, संपत्ति को अपने पास से हटा देना है, पोजेशन को हटा देना है, वही दान है। दान का पर्पज ही ये है, परोपकार का पर्पज ही ये है। और परोपकार की परिभाषाएं जो दी गई हैं, परोपकार क्या होता है, परोपकार किस लिए होता है, क्यों किया जाता है, परोपकार से हमें क्या मिलता है, इन बातों को लेते हुए हम चलेंगे। तो अगर हमने यहाँ से लेके मौर्यन पीरियड से लेके और अगर हम आधुनिक काल तक आ गए और हम दान पत्रों का उल्लेख अगर कर दें, इतिहास अगर पढ़ा होगा तभी तो करेंगे, और इतिहास नहीं पढ़ा होगा तो बाकी पेपर तो वैसे ही नहीं पास होगे, तो इसलिए इतिहास तो पढ़ाइए। अब इसके लिए हम ये कहें कि जो राज्य की तरफ से दान होता है, यानी जो सम्राटों की तरफ से और जो सुल्तानों की तरफ से और बादशाहों की तरफ से, तो वो जो दान किया करते थे उसमें धार्मिक दान बड़ा प्रमुख था। यानी धर्म के लिए दान किया करते थे, धार्मिक दान होता था। तो इस प्रकार के जो दान हैं इनका वर्णन, ये इंडियन स्टाइल है, टिपिकल इंडियन स्टाइल। भारतीय जो विधि है, तरीका है, हमारा धार्मिक तरीका जो है, इसके अंदर पूंजीवाद नहीं है। ये एक विचार है, मेरा विचार नहीं है, एक विचार है। इसके अंदर पूंजीवाद नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा ही है निबंध में कि फ्रॉम इंडियन फिलेंथ्रॉपी टू गेट्स बफेट मॉडल।
तो पूंजीवाद हमारे यहाँ नहीं। इसके सपोर्ट में हम कहेंगे कि मैक्स वेबर ने जो एक पुस्तक लिखी थी 1897 के बाद, उन्होंने 1907 के बीच में, 1897 से लेकर 1904 के बीच में एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उस पुस्तक में उन्होंने ये बताया था कि बहुत से धर्म ऐसे होते हैं जो पूंजीवाद को सपोर्ट नहीं करते, जिसमें कि भारतीय धर्म भी है, इस्लाम और वो भी है। ये सब हम लिखेंगे, मैक्स वेबर की इस पुस्तक का नाम लिखेंगे, ये कहेंगे कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो है उसमें कहा गया है, कैल्विनिस्ट लोग जो हैं वो कहते हैं कि पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लाओ, यानी भरपूर पैसा कमाओ और भरपूर सुख शांति लाओ, भरपूर जो है खर्च करो। तो हम कहेंगे कि नहीं, हिंदू धर्म में भी ऐसा है। हमारी टिपिकल फिलेंथ्रोपी जो है, जो हमारी है इंडियन फिलेंथ्रोपी मॉडल, उसके अंदर भी पूंजी कमाना है, लेकिन हमारे यहाँ दो कंसेप्ट अलग अलग हैं। दान की कंसेप्ट तो गरीब तक के लिए है और पूंजी कमाना एक अलग है। वैश्य वर्ण होता है पूरा हमारे यहाँ, ऐसा नहीं। इस्लाम में तिजारत को अच्छा कहा गया है, तो दोनों ही धर्मों में ये मना नहीं किया गया। सिख अधिकांश व्यापारी हैं, यहूदी अधिकांश व्यापारी हैं, तो धर्मों में ऐसा नहीं है केवल के प्रोटेस्टेंट और केवल कैल्विनिस्ट लोगों ने ही ये कहा हो कि व्यापार किया जाए। ये मैक्स वेबर का थोड़ा यूरोसेंट्रिज्म था, एक अपने तरह का खास जो है यूरोप केंद्रीयता थी, इसलिए ऐसा करते थे। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो हम इस बात को यहाँ ले आएंगे। जब इस बात को ले आएंगे तो ये निबंध हमारा बेहतर बनेगा, क्योंकि हमने इसमें मैक्स वेबर की इस पुस्तक का नाम भी डाल दिया। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि कार्ल मार्क्स तो पूंजी को ही बड़ा बुरा कहते थे, तो मार्क्सिज्म में दान जैसी कोई चीज नहीं है। मार्क्सवाद में, साम्यवाद में दान जैसी कोई चीज नहीं है। तो भारतीय मॉडल में इसीलिए कम्युनिज्म लोकप्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि दान हम तभी करेंगे जब हमारे पास पूंजी होती है। आप देखिए, लक्ष्मी जी के आरती में, चालीसा में, सभी जगह ये कहा जाता है कि तुम बिन यज्ञ न होए, तुम बिन दान न होता, वगैरह क्या क्या सब आता है, जो भी उसमें है लाइनें। तो तुम्हारे बिना कुछ नहीं होता। यज्ञ भी एक प्रकार का दान है, तो तुम बिन कुछ नहीं होता। बात यह है कि लक्ष्मी के बिना, यानी धन के बिना, हमारे यहाँ बाकायदा लक्ष्मी और कुबेर धन के देवी देवता हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदू धर्म पूंजी के विरुद्ध है? और हिंदू धर्म जो है दान के पक्ष में है और पूंजी के भी पक्ष में है। तो इसका मतलब हमारी फिलेंथ्रोपी भी अपना एक टिपिकल मॉडल है, हमारी परोपकारिता एक टिपिकल मॉडल है। यहाँ पर बाकायदा ये बात मानी जाती है कि किसी न किसी प्रकार से हम अपने जीवन में दान का महत्व रखें। तो इसको लेते हुए हम चलेंगे। फिर इसके बाद वेस्टर्न स्टाइल कैपिटलिज्म पे आएंगे, पूंजीवाद पर आएंगे, पूंजी कमाना। तब हम प्रोधों की बात भी कहेंगे कि धन एक चोरी नहीं है। प्रोधों ने कहा है धन एक चोरी है, तो हम इसमें ये मानेंगे कि नहीं, धन चोरी है। प्रोधों ने कहा है, इसलिए कहा है कि अगर अनैतिक प्रकार से कमाया जाए। धन कमाने में नैतिक अनैतिक का डिसाइड करना बड़ा कठिन काम है। निजी नैतिकता, कई बार व्यापार में अनैतिक तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन अगर उस अनैतिक तरीकों को अपना के अगर उसको उसमें से दान के लिए निकाला जाए पैसा, तो जिसको मिला है दान, वो तो यही कहेगा कि मुझे दान मिला है या उसका परोपकार हुआ है। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहीं सुना था, किसी जगह की बात मैंने सुनी थी, कि जहाँ पर एक बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं और उन कॉलेजों में जो पैसा लगा है, उन कॉलेजों के मालिक कभी फिरौती लेने का काम किया करते थे, रैंसम लेने का, फिरौती लेने का। बच्चे उठा लेते थे और फिरौती लेके छोड़ते थे, दबंग आदमी थे। अब वो पैसा आया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए। अब सपोज करिए अगर ऐसा है, तो इसके लिए मर्टन ने 5 मॉडल दिए हुए हैं। मर्टन के पैराडाइम में 5 बातें बताई गई हैं। सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए असांस्कृतिक तरीके अपनाना, सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए सांस्कृतिक तरीके अपनाना, कल्चरल एम के लिए कल्चरल मेथड्स, कल्चरल गोल के लिए नॉन कल्चरल मेथड्स, नॉन कल्चरल गोल के लिए नॉन कल्चरल मेथड, नॉन कल्चरल गोल के लिए कल्चरल मेथड, और 5वां क्रांति होती है, जिसमें नहीं पता होता कि कैसा मेथड है, कैसा गोल है, वो नहीं पता होता। मर्टन पढ़िए सोशियोलॉजी में, ये 5 दिए हुए हैं उनके पैराडाइम में। पैराडाइम एक मध्यवर्ती सिद्धांत होता है, न तो यूनिवर्सल होता है, ना जो है स्पेसिफिक होता है, बीच का होता है। तो ये मर्टन को भी हम ला सकते हैं कि फिलेंथ्रोपी जो वेस्टर्न फिलेंथ्रोपी है, गेट्स बफेट मॉडल, तो सवाल ये उठता है कि इन लोगों ने जो भी किया है, ये तमाम तरीके अनैतिक तरीके अपनाते हैं आज के व्यापारी। मान लो कल को अंबानीज या टाटाज या बिरलाज अगर दान करते हैं, जो भी करते हैं, बिरला मंदिर आपने जगह जगह देखे होंगे,
लेकिन आदित्य बिरला के आइडिया फ़ोन में 3-3 पैसे कट जाते हैं, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए कट जाते हैं अनैतिक रूप से। ये स्पष्ट रूप से आपके धन की चोरी है, क्लियर कट। आपने जो ऑर्डर नहीं किया वो आपसे काट लिया जा रहा है। आपने जो ट्यून्स नहीं माँगी वो लगा दी जा रही हैं ज़बरदस्ती। रिलायंस वाले भी यही करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये धन एक चोरी है। प्रोधों की बात सही है कि ये धन कमा रहे हैं, किस चोरी से कमा रहे हैं। अब इससे अगर ये फिलैंथ्रोपी करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन जिसका बिल्कुल ये लिखने वाली बातें आप लिख सकते हैं कि तमाम फ़ोन कंपनियां बिना ग्राहक की मर्जी के बहुत सारा पैसा काट लिया करती हैं। ये एक चोरी है, धन एक चोरी, इसीलिए प्रोधो ने कहा है अनैतिक तरीके से धन कमाना है। लेकिन अगर ये फिलैंथ्रोपी करते हैं, अगर ये जो है ऐसा करते हैं, तो जिसका भला होगा वो तो मानेगा कि भला हुआ, वो तो प्रसन्न होगा, वो इनका नाम लेगा, इन्हें दुआएं देगा। लेकिन जिसके पैसे चोरी हुए हैं तो वो डेफिनेटली जो है बुरा भला कहेगा। असल में बात ये है ना, भारतीय मॉडल ये था कि गरीब मतलब नॉर्मली वैश्य वर्ण था और सारी बातें थी, लेकिन ज्यादातर वर्ण गरीब था। ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह गरीब था। क्षत्रिय को धन से नहीं शक्ति से काम था। जो दलित वर्ग था वो वैसे भी गरीब था। संपन्न केवल वैश्य वर्ग था। तो अगर हम चौथाई चौथाई भी मान लें तो 75% को तो धन से ज्यादा मतलब था नहीं। हाँ, बाद में जमींदार हो गए क्षत्रिय वर्ण, तो उनके पास बहुत धन आ गया, लेकिन हर क्षत्रिय जमींदार नहीं था। कुछ एरियाज में ब्राह्मण जमींदार हो गए, तो ऐसे ही हर ब्राह्मण जमींदार नहीं था। हर वैश्य भी सेठ नहीं था, लेकिन कुल मिला के माना ऐसे ही जाता है। तो ये तो एक अपनी जगह है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में धन के पीछे बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में बार बार ये कहा गया अपरिग्रह, यानी कि ज्यादा चीजें इकट्ठी ना करो, और चीज और आस्तेय चोरी ना करना। तो धन एक चोरी है, तो इसका मतलब धन तो कमाना आस्तेय के अंतर्गत नहीं आता। तो अगर हम धन कमाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की चोरी कर रहे हैं, किसी न किसी के ऊपर डाका डाल रहे हैं, किसी न किसी का अवैध रूप से धन कमा रहे हैं। तो अगर ये विचार होंगे तो फिर धन कमा नहीं पाएंगे। बौद्ध धर्म देखें, जैन धर्म तो वैश्यों का धर्म है, ज्यादातर व्यापारियों का धर्म है, उसकी बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन बौद्ध धर्म देखें तो ये तो मॉन्क वाला धर्म है, साधु वाला धर्म है, उसके पास कहाँ धन है। लेकिन परोपकार है। तो भारतीय जो फिलैंथ्रोपी है, इंडियन परोपकार, जो भारत का परोपकार है, वो है खुद के पास धन हो ना हो, लेकिन हम दूसरे का, अतिथि का स्वागत करें, हम भरपूर परोपकार करें। कितने उच्च आदर्श हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में यही धराशायी हो जाएंगे। जो तीसरा निबंध है, प्रिपेयर्डनेस फॉर अवर सोसाइटी इन इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप रोल, हम इस लायक रहे नहीं, वो बात की बात है। तो इंडियन फिलैंथ्रोपी का मॉडल जो है वो ये है, स्वयं के पास धन हो या ना हो, लेकिन दूसरे का परोपकार करेंगे। थीम समझ लीजिए इसकी। और बिल गेट्स और वॉरेन बफेट मॉडल ये है कि अपने पास भी पैसा हो और दूसरों का भला भी करें। जबकि बाकी व्यापारियों का नियम है, केवल हमारे पास पैसा हो, बाकी जाए भाड़ में, मुझे कोई परोपकार नहीं करना। 3 बातें हुई ना। तो हम ये कहेंगे परोपकार के 2 मॉडल हुए, इंडियन फिलैंथ्रोपी एंड गेट्स बफेट फिलैंथ्रोपी। अब जब इस पे इतना सब लिखेंगे, बीच में थोड़ा कम्युनिज्म का जिक्र किया, ज्यादा इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये मूलतः कैपिटल वाली बात आ रही है, यहाँ साम्यवाद नहीं आएगा, तो उसका जिक्र हम ज्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम उदारवाद का जिक्र करेंगे, लिबरलिज्म। गेट्स बफेट मॉडल लिबरलिज्म का एक देन है, एक नियो लिबरलिज्म की कंसेप्ट है, नव उदारवाद की कंसेप्ट है। यानी उदारवाद तो पूंजीवाद है, लिबरलिज्म तो कैपिटलिज्म है। लेकिन उस कैपिटलिज्म में भी हम ये सोचें कि सफलता केवल धन कमाने में नहीं है, जो कहा है बफेट ने, सफलता केवल धन कमाने में नहीं, सफलता इतनी इसमें है कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं। बात वही है कि आप धन कमाइए और धन कमाने में कोई कोताही मत बरतिए, कोई गड़बड़ी मत करिए। उन लोगों को भी जवाब दे रहा हूं, बच्चों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अक्सर पूछते हैं इन बातों को, सुन के मेरी बातें सुन रहे हैं 1.5 साल से। धन कमाइए, धन कमाने में अनैतिक तरीके से मत कमाइए। मैं अपनी तरफ से इतना और जोड़ता हूं, भारतीय मॉडल भी मिला देता हूं। अनैतिक तरीके से मत कमाइए, और जो कमाइए उसका कुछ प्रतिशत दान जरूर करिए। कुछ प्रतिशत दान करिए, कुछ परसेंटेज। वो दान किसी भी रूप में हो सकता है। ये कंसेप्ट हम इस्लाम से ले रहे हैं, सिख धर्म से ले रहे हैं। दसवंत चलता है, 10वां हिस्सा। तो आप 10वां करिए या 40वां हिस्सा करिए। इस्लाम में 2.5% है, 40वां हिस्सा है। 40वां हिस्सा करिए या 10% करिए, जो श्रद्धा हो आपकी। दान किसको करें, इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं पहले। जब हम दान करते हैं तो भरसक कोशिश करें, परोपकार करते हैं तो भरसक कोशिश करें कि उन लोगों को करें जो मेरे हिसाब से इस योग्य हैं कि जिनका परोपकार किया जा रहा है।
अब अगर उनमें ऐसा कोई नहीं है तो ये तो ऊपर वाला देखेगा। अगर कोई झूठे ही अपने को इस लायक बता रहा है कि उसका परोपकार की उसे जरूरत है और झूठे में गरीब बन रहा है और आपसे पैसे ले जाता है, ये उसकी अनैतिकता है, मेरी नहीं। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि मैं उनको दूं जिन्हें जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर वो लिए जा रहा है जिसको जरूरत नहीं है तो ये उसकी अनैतिकता है। मूल बात ये है, बाकी तो आधा घंटे का वीडियो था उस पर पूरा कि किसको दान दें। ये मोटे मोटे पंडों को और जाप करने वालों को और तमाम ग्रह नक्षत्र की शांति कराने वालों को इनको दान ना दें। ये दान नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो विश्वास करिए कि आपको कोई भी किसी पंडे को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको जाप कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े चैन से रहेंगे। ये भारतीय फिलेंथ्रोपी मॉडल के अंदर आता है। इंडियन परोपकारिता जो है उसके अंदर आता है कि हम परोपकार करें तो हम नैतिक रहें। आज हम नैतिक तो रहे नहीं, परोपकार भी नहीं कर रहे हैं। जीवन से परोपकार गायब हो चुका है। इतना पैसा पकड़ते हैं कि परोपकार तो छोड़ दीजिए। केवल हम मजबूरी में परोपकार करते हैं। जब वो शनि दान मांगने वाला बच्चा जो ठोंकता है जब आके दरवाजा गाड़ी का, तो हम डर जाते हैं, डर जाते हैं और डर के उसको पैसा देते हैं, केवल कि भाई शनि महाराज कृपा करना। बस इतनी बात है और कोई बात नहीं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें, निबंध का कोई फॉर्मेट नहीं होता। मैं बार बार कहूंगा, जो लोग फॉर्मेट के चक्कर में रहते हैं वो फॉर्मेट के चक्कर में मारे जाते हैं। फॉर्मेट कुछ नहीं होता इसका। फॉर्मेट आप यही तो सोचते हो कि किसमें क्या लिखेंगे। आपने स्टार्ट कर दिया निबंध लिखना, निबंध का हेडिंग दो भाग में बांटिए। जैसे प्रिपेयर्डनेस ऑफ आवर सोसाइटी फॉर इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप, तो आप इसको भाग बांटिए। प्रिपेयर्डनेस हमारे समाज की तैयारी, भारतीय समाज की, किस लिए? ग्लोबल लीडरशिप। हमें ग्लोबल लीडरशिप करना है। व्हाट इज ग्लोबल लीडरशिप? पहली बात ये, भारत विश्व गुरु था, ग्लोबल लीडर था। किस क्षेत्र में था? ज्ञान में था। किस क्षेत्र में था? योग में था। योग में था तो योग में अभी भी है। आप परमहंस योगानंद जी और बाबा रामदेव को भी जिक्र कर सकते हैं। बाबा रामदेव से आप कितने भी चिढ़ते हो, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं रहता कभी भी। मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूं केवल एक बात में, एक योगी के रूप में, एक योग विद्या जानने वाले के रूप में। इसमें अद्वितीय है वो, इसके अलावा दूसरा। बाकी वो जो भी कर रहे हैं, राजनीति करें या व्यापार करें, ये उनका पर्सनल इश्यू है। जब हमें अंबानी अडानी से प्रॉब्लम नहीं है तो उनसे क्या प्रॉब्लम हो? हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बात, हमें अच्छा लगेगा प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं खरीदेंगे। बट एक योगर्षि के रूप में, एक योग सिखाने वाले एक टीचर के रूप में वो अद्वितीय है, ऐसा दूसरा कोई नहीं है। तो आप ये बता सकते हैं कि भारत विश्व गुरु है। वो बाबा जी अगर ये नहीं करते, व्यापार अगर नहीं करते, तो आज पूरे विश्व में इनके योग स्कूल चल रहे होते। पूरे विश्व में इनको इससे और ज्यादा नाम मिलता और शायद ये एग्जैक्टली बहुत बड़ा परोपकार होता विश्व में। और इनका स्थान परमहंस योगानंद जी की तरह से ऊंचा हो सकता था, लेकिन ये व्यापार में फंस गए। तो खास बात यह है कि हम नाम ले सकते हैं उन लोगों का जिन्होंने विश्व में भारत का धर्म, योग वगैरह फैलाया। हम भगवान बुद्ध से स्टार्ट कर सकते हैं। हम प्राचीन जो अवधारणाएं हैं उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। बौद्ध धर्म कहां से कहां तक फैला, कैसे फैला, कहां कहां किसको भेजा गया था, उसको ले सकते हैं। ये दूसरे निबंध की बात हो रही है, ध्यान रखना, क्योंकि समय नहीं बचा है। तो उसमें इन चीजों को लेते हुए फिर हम कहें आज ग्लोबल लीडरशिप की बात है तो हम कहां, तो हम बताएं कि आज हम सॉफ्टवेयर में या जो जो क्षेत्रों में आंकड़े इकट्ठे करिए, जिन जिन क्षेत्रों में भारत ग्लोबल लीडर है, यानी भारत के बिना काम नहीं चलता लोगों का, उन क्षेत्रों को बताइए। फिर हमारे समाज के बारे में बताइए, निगेटिव बातें बताइए कि हमारे समाज में क्या क्या बुराइयां हैं जो अब इस समय हम ग्लोबल लीडरशिप का रोल नहीं निभा पा रहे हैं, नहीं निभा सकते हैं। क्यों? क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? पहला निबंध था ज्योग्राफी में रिमेन द सेम, हिस्ट्री नीड नॉट। ज्योग्राफी सेम रह सकती है। देखिए, ज्योग्राफिकल चेंजेस जो होते हैं ना, बहुत लंबे समय बाद होते हैं। ज्योग्राफी की यूनिटी हजारों साल होती है। बड़े बड़े चेंजेस तब होते हैं जब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन अहे वसु की सहस्रफन। निराला जी की कविता। ये तो जब वसु की नाग देवता जब टलमलाते हैं, जब पृथ्वी हिलती है पूरी, भूकंप आता है, भूडोल आता है, तो आप लिख सकते हैं ये कविता भी परिवर्तन के लिए। जब भी लिखना हो निबंध में परिवर्तन में कविता लिख सकते हैं, ये कोई मनाही नहीं है। कोटेशंस मत दीजिए बिना मतलब के, इन्होंने कहा ये, इन्होंने कहा ये ऐसा कोटेशन नहीं है, ये रेलेवेंट है एकदम यहाँ पे।
तो ज्योग्राफी में रिमेन सेम। ज्योग्राफी जो होती है बड़ी देर में बदलती है। जियोलॉजी में जब परिवर्तन आता है, जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तब ज्योग्राफी के चेंजेस हमें क्रस्ट पे और सरफेस पे दिखाई देते हैं। ये बड़े, इसमें आप कह सकते हैं वो सारे, आप जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड वगैरह, कार्बोनिफेरस पीरियड, इनका जिक्र कर सकते हैं, लंबा हो जाएगा क्यों 2500 शब्द लिखने हैं। आप लिखिए कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये चेंजेस आए। आज जो हमारी सभ्यता है कितनी पुरानी है ये लिखिए। भूगोल के जो परिवर्तन है पहले वो लिख दीजिए, ये भौगोलिक परिवर्तन है जो मैं बता रहा हूं। भूगोल के परिवर्तन से एंथ्रोपोलॉजिकल चेंजेस जोड़िए, यानी जो होमो सेपियंस सेपियंस तक हम आए हैं, तो होमो इरेक्टस से ही ले लीजिए, रामापिथेकस से ले लीजिए, ये मानव जितने भी हैं, क्रोमैग्नॉन मानव और इन सब मानवों को शामिल करते हुए आप यात्रा बताइए एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में कि मानव चलते हुए यहाँ तक आए, ज्योग्राफिकल चेंजेस हैं और इसके साथ साथ में एंथ्रोपोलॉजिकल चेंजेस हैं, यहाँ आए। बट हिस्ट्री नीड नॉट। लेकिन हिस्ट्री कभी कभी, ज्योग्राफी में रिमेन द सेम, हिस्ट्री कभी भी स्थिर नहीं रहती, क्योंकि ज्योग्राफी चेंज हो रही है मिलियंस ऑफ ईयर्स में और हिस्ट्री चेंज होती है रोज, अभी अभी। हिस्ट्री क्या है? मैंने अभी आपको वीडियो बना रहा हूं तो मैं कहूंगा मैं वीडियो बना रहा हूं, फिर इसके बाद मैं कहूंगा मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसके बाद मैं आराम से बैठूं, कहूंगा मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, अब ये हिस्ट्री हो गया। नाउ दिस वीडियो हैज बिकम हिस्ट्री। हिस्ट्री तो क्षण क्षण पर हम तुम सब लोग रचित कर रहे हैं, ज्योग्राफी में चेंजेस नहीं हो रहे। तो हम लिख सकते हैं कि इतिहास तो क्षण क्षण बदलता है, इतिहास रचा जाता है। लूथर गुलिक ने, अब देखो कहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा हुआ है, लूथर गुलिक ने कहा हुआ है टाइम जो है, टाइम एक एक टाइम एक गैप के रूप में होता है, समय एक प्रवाह के रूप में होता है। उनका उन्हीं का शब्द है, उन्होंने समय के 3 आयाम बताए हैं, उनमें से एक आयाम है कि समय एक प्रवाह के रूप में है, समय एक इन्वेस्टमेंट के रूप में है, समय एक मुद्रा के रूप में है। तो ये प्रवाह भी है। जब समय का प्रवाह होता है, जैसे पानी निकल के चला जाता है, इतिहास हो गया वो पूरा, तो हम कह सकते हैं कि समय एक प्रवाह के रूप में है। तो ये तो इतिहास तो बदलता है कंटिन्यूअसली, इट इज ऑल चेंजिंग। लेकिन ज्योग्राफी बदले इतनी जल्दी आसान नहीं, जब तक कि कोई ड्रास्टिक चेंज ना आए। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि इतिहास इसका निबंध का कोई प्रारूप नहीं होता, प्रारूप में बनने की कोशिश नहीं करिए। मेरे सबसे पहले व्यूअर्स में जो अनेक विश्वास ने पूछा था, तो मुझे लगा कि मैं इसका जवाब दूं कि बिल्कुल प्रारूप नहीं है। ये आपके 12वीं क्लास तक चलता है कि फॉर्मेट में लिखना है, यहाँ फॉर्मेट नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, फ्री फ्लोइंग है बिल्कुल, थॉट कहीं से। अभी एक एक निबंध लिखाना हो तो 3 घंटे में लिखना है, 3 घंटे कंटिन्यूस बोल सकता हूं मैं आपको, बिल्कुल जो मर्जी है आपकी पूछें। लाइव नहीं हो पा रहा है, नहीं तो आपकी मर्जी होती जो पूछते मैं आपको बताता। कई कारणों से लाइव नहीं हो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा, मैं ट्राई किया लेकिन हो नहीं पा रहा। एनीवे देखूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।